अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अजीम भट्टी। 19 मई 2024 जो कि तारीख का सबसे स्याह दिनों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन एक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ अज़रबैजान और ईरान के दरमियान में, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ दुनिया की मौजूद, जो कि थे ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल हईम और उनके साथ तब्रेज़ के इमाम। वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इस टाइम दुनिया के हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने इसराइल के साथ भी जो है वो काफ़ी मुज़ाकरात करने की कोशिश, उन्होंने डिफरेंट ममालिक में अभी रिसेंटली कई दौरे किए हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें मिडल ईस्ट के ममालिक शामिल हैं, जिसमें कीनिया शामिल है, अफ्रीका का उन्होंने टूर किया, उन्होंने लैटिन अमेरिका के मुल्कों का टूर किया। उनके अगर हम करियर पे बात करें तो उन्होंने डिफरेंट बहुत एक अच्छा करियर गुजारा। ईरान के रेवोल्यूशन ऑफ 1979 से लेके जब पहला प्रेसिडेंट ऑफिस बना था 1980 में ईरान में, उस टाइम से लेके उन्होंने अपना एक करियर जो डेवलप किया, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इस टाइम किर्गिस्तान का इशू, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स और बंगाली स्टूडेंट्स के खिलाफ जो उनकी मकामी लोगों ने जो उनके खिलाफ कुछ बगावत की या उनको मारा पीटा और क्या इशू था, इसके बारे में थोड़ी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हुआ क्या इस ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो जा रहे थे अज़रबैजान के बॉर्डर पे, उन्होंने एक डैम का इफ्तिताह किया। उस डैम के इफ्तिताह में क्या था कि उनकी आपस में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट फॉरेन पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए ये काम किया। जैसे कि हम सबको मालूम है कि ईरान के लोग जो हैं उनके ऊपर यूएस की काफ़ी सैंक्शंस हैं, तो वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ अपने मुल्क को लेके चलना चाह रहे थे। तो उन्होंने अज़रबैजान के साथ जब हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे तो वहाँ पे उन मौसम की ख़राबी की वजह से वो हेलीकॉप्टर काफ़ी घंटे जो है वो मिसिंग रहा। जब मिसिंग रहा उसके बाद वो हेलीकॉप्टर की खबर मिली कि वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, जबकि 3 हेलीकॉप्टर्स थे, लेकिन सिर्फ एक हेलीकॉप्टर जिसमें प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी खुद मौजूद थे और उनके फॉरेन मिनिस्टर थे और कुछ और चंद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी, वो सारे के सारे उसमें थे। वो उसके सिर्फ रीजंस मिले, वो हमें नहीं मिल पाया, उनमें कोई भी जिंदा नहीं बचा। तो उनके अगर करियर के बारे में बात करें तो जब 1979 में वो रेवोल्यूशन आया तो वो उस टाइम भी प्रोसिक्यूटर थे करज के, जो नियर तेहरान है, और वो इस्लामिक रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा उनका उस टाइम से ही किरदार था। जबकि पहले प्रेसिडेंट 1980 में 76% वोट्स के साथ अब्दुल हसन बने और उसके बाद डिफरेंट लोगों ने प्रेसिडेंसी की सीट संभाली। और इन्होंने हमारे पास अगर देखा जाए इसको थोड़ा सा और हम ईरान की ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें तो एक माउंटेनियस कंट्री है, एग्रीकल्चर एथिकली वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, साउथर्न वेस्टर्न एशिया, और बहुत ज़्यादा उसमें रिच कल्चर है वहाँ का। उसको अगर हम कल्चरली देखें तो 550 BC से उनकी जो है वो देखी जाती है, हिस्ट्री देखी जाती है, ईरान की हिस्ट्री मौजूद है। फिर इस्लामिक ब्रांड वहाँ पे शिया बहुत ज़्यादा वहाँ पे फला फूला, और वहाँ पे इमाम जो हैं, इमामों की वहाँ पे मौजूद हैं, कब्रें मौजूद हैं, और उन लोगों शियाओं के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है ईरान। और सेंट्रल, अगर आप उसको पोजीशनल स्ट्रेटजिक पोजीशन देखें तो वो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, अरब स्टेट्स और मिडल ईस्ट के साथ असेस में वो जो है वो गल्फ कंट्रीज़ के साथ भी वो लोकेट करता है। अगर हम और इसके बारे में पीछे थोड़ा सा जाएं तो जैसे ही हमने इसको देखा कि इब्राहिम रईसी के बारे में अगर हम और बात करें तो इब्राहिम रईसी जो है वो 14 दिसंबर 1960 को पैदा हुए और 20s में ही उन्होंने अपनी एक बहुत ज़्यादा पोजीशन संभाल ली। जैसे अभी बात हुई 1979 की, 1980 की, तो 60 से 80 तक में उन्होंने इतनी अपने आप को कर लिया, इस काबिल बना लिया, क्योंकि वो वहाँ पे उनकी फैमिली ही जो है वो क्लैरिकल फैमिली थी, जो कि एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैमिली थी। रिलीजियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा वो की। फिर जब पावर और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी तो उन्हीं ने उनकी फैमिली टर्म्स में भी और उस तरह से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को बूस्ट अप किया। अगर करियर के बारे में बात करें तो उन्होंने जुडिशियल करियर उन्होंने
उन्होंने डिफरेंट तरीके से लिया 1979 में, फिर वो और ज़्यादा डिप्टी प्रोसिक्यूशन की सीट पे भी रहे उसके बाद। और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करनी ज़रूरी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ ईरान भी 7 मार्च 2019 से लेके 1 जुलाई 2021 तक वो ईरान के चीफ जस्टिस ऑफ ईरान रहे। और फिर उन्होंने 3 अगस्त 2021 को उन्होंने प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाला, और उस ऑफिस संभालने के साथ ही उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस, बहुत ज़्यादा उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं छोटे से अरसे में, जिसमें उन्होंने डोमेस्टिक रिफॉर्म्स की, जुडिशियल रिफॉर्म्स की, क्योंकि उन्हें जुडिशियल का तो एक्सपीरियंस था और इकोनॉमी में वो करना चाहते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया, जिसकी वजह से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी उनके बहुत ज़्यादा मद्दाह थे। उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा बेहतर तस्वुर किया। फिर उनका जो स्टांस था मोरालिटी पे और क्रैकडाउन उन्होंने किया वुमेन ड्रेस और बिहेवियर पे, उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा ईरान में चीज़ें जो है वो देखने को मिली। फिर उन्होंने कीनिया का विजिट किया जुलाई 2023 में, जो कि पूरे 10 साल, कई सालों से अफ्रीकन कंट्रीज़ का कोई टूर ईरान की तरफ से नहीं होता था। फिर उन्होंने वहाँ पे एग्रीकल्चर के, लाइफ स्टॉक के, कल्चर के, आईटी के, फिशरीज के, हाउसिंग के, अर्बन डेवलपमेंट्स के डिफरेंट एमओयूज पे साइन किया। अफ्रीका टूर्स, कीनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे का उन्होंने टूर किया, जिसमें वो क्या कह रहे थे कि क्रिपलिंग जो हमारी यूएस के साथ है वो थोड़ी सी हट के हम अपने इकोनॉमी को और बेहतर कर सकें, क्योंकि एज वी ऑल नो कि ईरान जो है उनके ऊपर यूएस की तरफ से काफ़ी सैंक्शंस लगी हुई हैं, बिकॉज वो एटॉमिकली और ये वो सारी चीज़ें जो हमारी डिफरेंट, हम सब जानते हैं ये सब कुछ है। तो कीनिया, फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका का टूर किया, वेनेजुएला का टूर किया, क्यूबा का टूर किया जून 23 में, और डिफरेंट, और यहाँ पे उन्होंने कॉरपोरेशन की स्ट्रेटेजिकली जो है वो रीजन को जो है वो स्ट्रेटेजिकली रीजन को उन्होंने सपोर्ट मजबूत करने की कोशिश की, इकोनॉमिकली मजबूत करने की कोशिश की। मिडिल ईस्टर्न डिप्लोमेसी में उन्होंने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया, जो एक अरसे से सऊदीया और ईरान का इशू था आपस में, वो रिजॉल्व करने में ये कामयाब हो गए। और सबसे बड़ी बात, रेजी जो है वो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से भी जाके मिले, और उन्होंने मॉस्को के प्रोफाइल के साथ एक बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट को सपोर्ट किया, ताकि हम सब यूएस के उस जो डोमिनेंसी है उससे बाहर आके हम एक अपना एक ग्रुप बना के हम पावर में आके इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकें। लेकिन ये सब उनका ख्वाब का ख्वाब रह गया, और 19 मई 2024 को उनका हेलीकॉप्टर तबाह हो गया और वो दुनिया से चले गए। अब ये ख्वाब उनका ईरान में कोई पूरा कर पाएगा या नहीं, ये तो हम वक्त के साथ ही देखेंगे। अब क्या होगा, अब ईरान में एक नया प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, और वो इलेक्शन किस तरह होगा ये प्रोसेस हम आगे आपको इंशाल्लाह और वीडियोस में बताएंगे। और दूसरा मैटर जो मैं आपको कह रहा था हम डिस्कस करेंगे, वो ये था किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ जो ज्यादती हो रही है। वो क्या हो रही है, वो ये ज्यादती हो रही है कि पता चला कि कहीं पे एक्चुअली इस मामले में सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जैसे कि सोशल मीडिया हमारे यहाँ एक अच्छा किरदार भी अदा करता है, कई दफ़ा बहुत बुरा किरदार भी अदा करता है। तो इस मामले में सोशल मीडिया ने कोई अच्छा किरदार अदा नहीं किया। चंद लोगों ने कुछ वीडियोस वायरल कर दी कि जिसमें वुमेन हैरासमेंट की कोई मामलात हुए। अब वो क्या थे अभी तक कोई क्लियर नहीं है। मिस्र के वुमेन थी, उनमें शामिल थी, उसमें पाकिस्तानी 3 लोग शामिल थे, या इंडियन थे, या बंगाली थे, या इवन उनके लोकल्स थे। ये बातें डिफरेंट मीडिया ग्रुप्स डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इसका जो नतीजा निकला वो ये निकला कि वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स और लोकल बॉडीज ने इनको बहुत ज़्यादा हवा दी। सोशल मीडिया पे जब ये वीडियोस वायरल की गई कि वुमेन को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट किया गया, तो उन लोगों ने पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियन, स्पेशली इन 3-4 ममालिक जो एशियंस हैं, इन ममालिक के लोगों को, स्टूडेंट्स को, इवन मेडिकल के स्टूडेंट्स को निशाना बनाया और उनके हॉस्टल्स तक में घुस के उनको मारा। इतना मारा कि वो लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, और इतना बड़ा क्लैश बन गया कि वो फॉरेन मिनिस्ट्रीज तक पहुंचा। फॉरेन मिनिस्ट्रीज, फिर पाकिस्तान ने अपना एक पूरा प्लेन भेजा, प्राइवेट प्लेन भेजा, ताकि वो आ सकें, और हमारे मोहसिन नकवी जो वजीर हैं उन्होंने उनको रिसीव किया, और डिफरेंट मुल्कों ने उनको डिफरेंट तरीके से लिया। हमारे डिप्टी वजीर आज़म
इसहाक डार ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन वहां के उन्होंने पब्लिक ऑफिस ने कहा कि नहीं, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको खुद से स्टेबलाइज करेंगे। और उन्होंने इसको ये कहा कि ये हमारा इंटरनल मामला है। इंटरनल मामला कैसे है कि जो अपोजिशन है वो इन चीज़ों को ज़्यादा बना लेती है, क्योंकि जो पावर में होता है और अपोजिशन होती है, अपोजिशन कोई भी मैटर को उठा के पावर वालों को डिग्रेड करने की कोशिश करती है। तो वहाँ के पावर में जो लोग हैं वो यही चाह रहे थे, उन्होंने यही स्टांस दिया कि जो हमारे ऑपोजिशन है वो ये काम कर रही है, तो इंशाल्लाह इस तरह का नहीं होगा। लेकिन क्या अब किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट जो वहां से आया, क्या वो वापस जा सकेगा? क्या इंडियन स्टूडेंट वहां सेफ है? क्या बंगाली स्टूडेंट वहां सेफ है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटीज इस मैटर पे कोई अपना किरदार अदा करेंगी? ये भी हम वक्त के साथ साथ देखेंगे। जी, तो आज का व्लॉग हमारा ख़त्म हुआ। आज के लिए इतना ही। अगली खबरों के लिए, अगली चीज़ों के लिए आपसे बाद में मुलाकात होगी। थैंक यू।